पिछले व्याख्यान में हम राष्ट्रीय शक्ति में तकनीक का महत्व देख रहे थे। तकनीक में हमने देखा था कि तकनीक जीवन स्तर को सुधारती है, सामाजिक स्तर को बदलती है, राजनीतिक स्वतंत्रता को यथार्थ बनाती है और राष्ट्र की शक्ति बढ़ाती है, उत्पादन बढ़ाती है। तो तकनीक का महत्व बहुत है। आर्थिक उत्पादन बढ़ाती है, पूंजी का बहुल्य होता है, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है तकनीक होने की वजह से। तकनीक से ही हमारे पास पैसा आता है। संचार तकनीक की वजह से अब भौगोलिक दूरी का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। ये भी हमने देखा था कि रेडियो, टेलीविजन आदि से हम अपने नागरिकों के मस्तिष्क पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसा ही हो रहा है। आज तो तकनीक से विदेश नीति का लोकतंत्रीकरण भी हुआ है और 1970 के बाद के दशक में चीन ने तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। उसका महत्व बढ़ा, उसका प्रभुत्व बढ़ा है। इसीलिए अमेरिका ने बाध्य होकर 1971 में चीन को मान्यता प्रदान की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य उसको बनाया। अब हम देखते हैं कि विदेश नीति के संचालन पर भी तकनीक का बहुत असर पड़ा है। तकनीक से राष्ट्र शक्तिशाली बनता है, जैसा कि सब जानते हैं। तकनीक से आर्थिक तत्व, जनसंख्या और मनोबल सभी को प्रभावित किया जा सकता है। हम इजराइल के मामले में देखते हैं कि एक रेगिस्तान में इजराइल नामक राज्य का जन्म हुआ है और इजराइल तकनीक के बल पर ही आज आगे है अरब राष्ट्रों निरंतर हरा रहा है, क्योंकि सैनिक दृष्टि से उसने नए तकनीक किए हैं और तकनीक से उसने रेगिस्तान में भी नए नए उत्पादन किए हैं। इस मामले से वो आगे है। तो हम देखते हैं कि तकनीक से विश्व सरकार का मार्ग जहां एक और प्रशस्त हुआ है, सब एक हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तकनीक से शीत युद्ध में भी बढ़ावा हुआ है। नई नई तकनीक निकाली है जिससे अमेरिका और रशिया, सोवियत संघ दोनों के बीच में शीत युद्ध को बढ़ोतरी मिली थी और तकनीक से गोपनीयता की समाप्ति हो जाती है। अमेरिका ने अणु बम के आविष्कार को छुपाना चाहा था, लेकिन जैसे ही जापान को उसने देखा वो उसका खुलासा हो गया कि हाँ, ये नई तकनीक आई है। पेडरफोर्ड और लिंकन ने तकनीक के प्रभाव के 5 प्रकार बताए हैं। पहला कि राष्ट्रों की मान्यता और लक्ष्यों में परिवर्तन। तकनीक के कारण आर्थिक तत्व और जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तकनीक के कारण देश नीति में परिवर्तन होता है। तकनीक राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है और तकनीक का विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि तकनीक के माध्यम से कोई राष्ट्र छोटा हो वो भी आज शक्तिशाली बनने की हिम्मत रखता है। ये राष्ट्रीय शक्ति में तकनीक का महत्व है। अब हम देखेंगे विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा वो एक अभिव्यक्ति है जो एक विशेष प्रकार की विश्वास और विशेष प्रकार की व्यवस्था को जन्म देती है। हम देखेंगे दुनिया विचारधारा के आधार पर 2 भागों में बटी हुई थी। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा, दूसरी तरफ थी लोकतांत्रिक विचारधारा। तो विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। विचारधारा एक तरफ तो लोगों को सीमेंट की तरह जोड़ने का काम करती है, तो दूसरी तरफ विचारधारा से समर्पण की भावना पैदा कर सकते हैं हम लोगों में। और विचारधारा के नाम पर ही लोग अपने असली मुखौटे को छिपाते हैं और जो उन्हें करना होता है अपना स्वार्थ हल करते हैं। विचारधारा जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा के आधार पर ही वुडरो विल्सन ने उदारवाद की रक्षा के लिए तत्पर हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। और विचारधारा के नाम पर ही हिटलर ने नई व्यवस्था का नारा दिया था, जिससे कि जर्मन जनता में युद्ध के औचित्य को उसने समझाया था। और आज हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं, सर्वाधिकारवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, साम्यवादी, समाजवादी विचारधारा, नाजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद, बहुत सारी विचारधाराएं दुनिया में रही हैं और विचारधारा के आधार पर ही लोग एक होते हैं। ये जो विचारधारा थी, आज विचारधाराएं मानी जाती हैं। मॉर्गन था ने 3 भागों में इसको बांटा है। यथास्थिति की विचारधारा, पहली के
तटस्थता की नीति पर आधारित है। ये स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे लोग अपनाते हैं। साम्राज्यवाद की विचारधारा ये विस्तारवाद की नीति पर आधारित है और योग्यतम और विजय की बात करती है। तीसरी है स्पष्ट विचारधारा, पता नहीं होता कि ये कौन सी विचारधारा कब अपना लें, इनका जहाँ स्वार्थ होता है उसी तरफ ये अपने आप को मोड़ लेते हैं। धन्यवाद।